हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये आपको यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस पेपर 3 यानी पॉलिटिकल साइंस पहले पेपर का होता था, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 कॉमन होता था, अब सिर्फ 2 पेपर होते हैं। बट 2018 से पहले 2 पेपर होते थे सब्जेक्ट के। तो मैं 2014 के पेपर 3 को सॉल्व कराने वाली हूँ, जो आप आगामी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होगे उसमें काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। और साथ में मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी, ताकि सिर्फ उस क्वेश्चन के अलावा उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड में शेयर कर देना। और इसके अलावा आपको एसएसटी के अगर स्टूडेंट हो तो हिस्ट्री की भी क्लासेस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। बहुत सारी क्लासेस मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की भी कुछ क्लासेस ले रखी है और एंशिएंट हिस्ट्री की भी मैंने क्लासेस ले रखी है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक बार चेक कर लेना। इसके अलावा मैंने यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल साइंस की सब टॉपिक जितने भी है मैंने पॉलिटिकल थ्योरी कंप्लीट करा रखी है यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी करा रखी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी मेरा भी चल रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, देख लेना एक बार। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो प्लेलिस्ट को भी चेक करना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास है। काफ़ी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। एक वो भी मिलेगा आपको, क्या बोलते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। टॉपिक वाइज मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वैसे ही कवर करा रही हूँ। पहले मैं थोड़ी थ्योरेटिकल पार्ट को बता रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू होते हैं वो भी मैं करा रखी हूँ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एमसीक्यू के थ्रू पूरा कवर करा दूंगी। तो चलो आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत को सरकार के उद्देश्य के बारे में व्यवस्थित सोच के रूप में किसने परिभाषित किया? तो ये किए थे प्लामेनॉट ने। और पहले ना पेपर वन में तो 50 क्वेश्चन आते थे, पेपर 2 जो आपके सब्जेक्ट का होता था उसमें 50 क्वेश्चन आते थे, पेपर 3 जो आपके सब्जेक्ट का होता था उसमें 75 क्वेश्चन आते थे। यानी टोटल अपने सब्जेक्ट से 125 क्वेश्चन आते थे। तो आज मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगी, ऐसे 3 पार्ट में इस क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी करूंगी साथ में, ताकि आपको जो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बने तो वो आपका सॉल्व हो जाए। तो देखो, राजनीतिक सिद्धांत को सरकार के उद्देश्य के बारे में व्यवस्थित सोच के रूप में प्लामेनॉट्स ने परिभाषित किया। कॉलिन फेरेली ने वर्ष 2004 में प्रकाशित अपनी समकालीन राजनीतिक सिद्धांत एक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में राजनीतिक सिद्धांत को समकालीन संदर्भ में परिभाषित किया। अच्छा, गार्डनर का क्या आरंभ और अंत है? एड्रे हेड। चलो, ये तो अलग अलग सिद्धांतकार का दिया गया है। आगे है, द फिलॉसफी ऑफ जे.एस. मिल नामक पुस्तक किसने लिखी? द फिलॉसफी ऑफ जे.एस. मिल नामक पुस्तक लिखी आर.पी. ऑस्चूस ने। आर.पी. ऑस्चूस ने। तो ये कब लिखे थे? ये आर्चू ने 1953 में जे.एस. मिल के राजनीतिक दर्शन पर उक्त पुस्तक लिखी। उन्होंने मिल को यथार्थवादी विचारक के रूप में चिन्हित किया। मिल की एक महत्वपूर्ण किताब जॉन स्कोरुप्स्की द्वारा लिखी गई। क्या लिखी गई? वाई रीड मिल टुडे। वाई रीड मिल टुडे, जिस 2006 में ये पुस्तक लिखी गई। देखो, एक तो हमने अभी पढ़ाई, क्या है ये पुस्तक? द फिलॉसफी ऑफ जे.एस. मिल, आर.पी. ऑस्चूज ने लिखा। और ये लिखे हैं आपको वाई रीड मिल टुडे, ये लिखे हैं आपके जॉन स्कोरुप्स्की ने। मिल की जीवनी को जॉन स्टुअर्ट मिल अ बायोग्राफी शीर्षक 2004 में निकोल कापाल्डी ने लिखा। देखो, अब उनकी जो बायोग्राफी है 2004 में किसने लिखी? निकोल कापाल्डी ने लिखी। तो इससे 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आगे, सावित्री के लेखक कौन है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आया भी है और ये बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन। अरविंदो घोष का है ये। और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर भी मैंने महात्मा गांधी को कंप्लीट कराया है, जवाहरलाल नेहरू सॉरी अंबेडकर को कंप्लीट कराया है। इसके अलावा मैंने कौटिल्य को कंप्लीट कराया है, वो भी मेरा भी गोइंग ऑन है, मतलब चल रहा है अभी। वो भी मैं आपको 10 दिन में उसको भी पूरे इंडियन थिंकर जितने भी हैं, वो यूजीसी नेट के सिलेबस में जितने भी इंडियन थिंकर है उसको मैं हफ्ते 10 दिन में कंप्लीट करा दूंगी। अगला है सावित्री के लिए। ठीक है, तो एक बार प्रभु के को प्रवेश करने दिया जाता है तो मानव की संप्रभुता का अंत हो जाता है। ये कोटेशन किसका है? ये कोटेशन एम एन रॉय का। क्या है?
एक बार प्रभु को प्रवेश करने दिया जाता है तो मानव संप्रभुता का अंत हो जाता है। एक बार प्रभु के प्रवेश करने दिए जाने पे मानव की संप्रभुता का नरेंद्रनाथ एम एन रॉय संगठित राजतंत्र का विचारक थे। एम एन रॉय का मुख्य राजनीतिक विचार उनकी नव मानवतावादी की अवधारणा है, जिसमें 3 मूलभूत गुण क्रमशः विवेक, नैतिकता और स्वतंत्रता। एम एन रॉय की प्रमुख पुस्तकें क्रमशः इंडिया इन ट्रांजिशन, न्यू ह्यूमनिज्म, रीजन, रोमांटिसिज्म एंड द रिवोल्यूशन, साइंटिफिक पॉलिटिक्स, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम एंड डिफरेंशिएशंस ऑफ स्वराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किसने कहा आदमी वही होता है जो वह खाता है? ठीक है, ये बोले थे फ्यूरबाख। आदमी वही होता है, जैसा आप अन्न खाओगे वैसे आपके विचार होंगे, जैसा इंसान खाएगा। आगे है मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मूल्य के श्रम सिद्धांत का जॉन लॉक ने। मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादक जॉन लॉक को बोला जाता है। प्रतिपादक पूछा गया है। जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1988 में संपत्ति के सिद्धांत की अवधारणा दी, जिसमें उन्होंने श्रम को आर्थिक मूल्य के साथ जोड़ा। इस तरह लॉक इस क्षेत्र में रिकार्डो और मार्क्स के पूर्ववर्ती है। ठीक है, लॉक क्योंकि प्रतिपादक पूछा ना। लॉक की महत्वपूर्ण रचना, अब तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर भी मैंने कंप्लीट करा रखा है। जॉन लॉक जितने भी यूजीसी नेट के सिलेबस में वो भी मैंने कंप्लीट करा रखा। उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, आप प्लीज उसे भी देख लेना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये सब बुक्स मैंने करा रखे हैं। आगे देखो, मैकियावेली के लेखों के संबंध में कौन सा सही है? तो मैकियावेली के लेखों के संबंध कौन सा सही है? देखो, डिस्कोर्सेस भी है, द गोल्डन एज भी है, द आर्ट ऑफ वॉर भी है, तो सारा सही है, उपयुक्त सभी। अब ये मैच करना है। चिंतक है और उनकी अवधारणाएं हैं। वेइट्स है, गोंतियर है, ड्वार्किन है, नॉजिक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जैसे भी आपको जो सबसे ज्यादा पहले आता होगा वो लग। तो देखो, नॉजिक का न्याय का हकदारी सिद्धांत, तो सबसे पहले डी में हमारा सेकंड हो जाएगा। डी में सेकंड, तो एक से ही हमारा आंसर बन जाता है डी में सेकंड, और बाकी हम मिला लेते हैं। चार्ल्स वेइट्स वैश्विक न्याय, गौतियर है पारस्परिक लाभ के रूप में न्याय, ड्वार्किन है ऑन इक्वालिटी, और नॉजिक है न्याय का हकदारी सिद्धांत। अगला है, प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। डी टिमोस में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देखो, रॉज के लिए अधिकार अच्छे से पूर्व की स्थिति है, अच्छे से पूर्व की स्थिति है। कारण उसका बता रहा है क्योंकि कुछ के लिए स्वतंत्रता की हानि को दूसरे के बीच बांटे बृहत्तम उत्तम द्वारा अधिकार बना दिया जाता है। तो देखो, ये दोनों है सही, तो बट सही उसको रिलेट नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेनिन, रॉल्स को भी मैंने फिनिश करा दिया है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में। लेनिन के लेखों को आरोह क्रम में सही से अनुक्रम कीजिए। लेफ्ट विंग कम्युनिज्म, द स्टेट एंड रेवोल्यूशन, द प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन एंड रेनेगेट ट्रोट्स्की, द वॉर एंड द सेकेंड इंटरनेशनल। तो इसका हो जाएगा कैसे कैसे है, पहला इसमें देखो कालक्रम में ही होगा। देखो, सबसे पहले है द वॉर एंड द सेकेंड इंटरनेशनल 1914, द स्टेट एंड रिवोल्यूशन 1917, द प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन एंड द रेनेगेंट्स कॉस्टी ये 1918, लेफ्ट विंग्स कम्युनिज्म 1920। आगे है, माओ की सुप्रसिद्ध युक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा समाविष्ट नहीं है? युद्ध में शस्त्र महत्वपूर्ण कारक होते हैं परंतु निर्णायक नहीं। ठीक, राजनीतिक खून खराबा के बगैर युद्ध है, ये नहीं होगा, बाकी तीनों है। देखो, पार्टी गण को नियंत्रित करने में अनुमति कभी नहीं दी जा सकती। आइए सैकड़ों फूलों को खिलने दो, ये तो माओ का विचार है, ये भी विचार है, ये भी विचार है, और ये वाला भी है। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा।
ठीक है, ये वाला राजनीतिक खून खराबे के बगैर युद्ध है, ये नहीं। ठीक है, अगला है तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक को उसमें से कोई एक नहीं है। ठीक है, दी ओरियन, आर्कटिक होम इन वेदास, गीता रहस्य, लाइफ डिवाइन। तो लाइफ डिवाइन किसकी? अरविंदो घोष की है, तो ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। ये तीनों बुक आपको इसमें पूछा गया छत्तीसगढ़ में जो सेट वाला एग्जाम हुआ था ना, यही वाला क्वेश्चन, मतलब ये नहीं, उनका चारों एक और उन्हीं की बुक दे दी गई थी, तिलक की बुक। आगे है राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत किस से लिया गया? राज्य और क्रांति के बारे में उनका फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से। ऑप्शन नंबर सी। अरस्तु ने उनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया। तो उपयुक्त देखो, फेलियस, हिप्पोडेमस, प्लेटो, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। आगे है लुसियन पाई के अनुसार समानता, क्षमता और विभेदीकरण राजनीतिक विकास की विशेषता है। राज्य के इन पहलुओं को सुदृढ़ करने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। देखो दोनों सही है, उन्होंने तीन तरह की बताई थी विकास की विशेषता, और ये भी है कि उन राज्य के पहलू, तो दोनों सही है। बट देखो ये वाला क्वेश्चन में क्या होता है ना, जब ऊपर वाला ही नीचे भी उसी बात पे बोला जाता है, तो दोनों सही से एक्सप्लेन है। ये दोनों बातें तो सही बोली जा रही है, बट ऊपर वाली बातों को, कारण को वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो बोथ कथन आर राइट, बट सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला है पारंपरिक समाज और समाजीकरण की प्रक्रिया को दिए गए कोड के उत्तर में, तो उसका हो जाएगा 1 2 3। विसरण, विशिष्टवादी और आरोपनीय, उपकरणीय और सहायक नहीं होगा। देखो पारंपरिक समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया का सही क्रम में आरोपियन, विशिष्टवाद, विसरित। पारंपरिक समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया का वर्णन F.A. सटन ने अपने लेख सोशल थ्योरी एंड द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स 1963 में किया। राजनीतिक समाजीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एच हाइमन ने किया था अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सोशलिज्म, द स्टडी इन साइकोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर 1959। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। एल्विन टॉफलर ने अपनी पुस्तक पावर शिफ्ट में शक्ति के प्रकार में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की? तो उन्होंने सामाजिक संरचना की नहीं की, और किसकी किसकी की? हिंसा की, संपत्ति की, ज्ञान की। तो एल्विन टॉफलर ने अपनी पुस्तक पावर शिफ्ट में शक्ति के प्रकारों को सामाजिक संरचना की चर्चा नहीं की है। एल्विन टॉफलर की पुस्तक पावर शिफ्ट, नॉलेज, वेल्थ एंड द बैलेंस एंड इट इज ऑफ द 21st सेंचुरी 1990 उनकी पुस्तक तीसरी है। टॉफलर ने अपने दो महत्वपूर्ण पुस्तकें क्रम से देखो, और उनकी पुस्तक कौन है? फ्यूचर शॉक, द थर्ड वेव। टॉफलर के अनुसार ज्ञान शक्ति का सबसे लोकतांत्रिक स्रोत है। आगे है 19। संरचनात्मक संप्रदाय, मानकीय संप्रदाय, प्रौद्योगिकीय संप्रदाय, मनोवैज्ञानिक संप्रदाय। तो ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो देखो संरचनात्मक संप्रदाय में हो जाएगा ये आलमंड, एजे आलमंड। फिर हो जाएगा आपका ये मानकीय में हो जाएंगे महात्मा गांधी। प्रौद्योगिकी संप्रदायिकी में हो जाएंगे आपके एप्टर, और मनोवैज्ञानिक के हो जाएंगे डेनियल लर्नर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित देशों के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीसरे सत्र के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते? किस किस देश के तीसरे सत्र के लिए नहीं? तो हमें पता है कि हम यूएस के नहीं लड़ सकते, भारत के लड़ सकते, बाकी फ्रांस के भी हो सकते हैं, ये भी सिर्फ इसमें 2 बार ही बनते हैं अमेरिका में। अगला यूएसए की राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार की विशेषता कौन सी नहीं है? राष्ट्रपति का सीधे चुनाव, राष्ट्रपति विधानमंडल के कार्यकाल की निश्चित अवधि, विधानमंडल तथा कार्यकारी के बीच शक्तियों का संलयन, राष्ट्रपति राज्य के प्रधान के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी।
अगला, आलमंड बरवा के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश नागरिक संस्कृति के बारे में उसकी अवधारणा के सबसे समीप है? तो ग्रेट ब्रिटेन। आगे है 23, पदोन्नति के लिए योग्यता निर्धारित करके ही दक्षता रिकॉर्ड पद्धति इसका प्रयोग में लाई जाती है। तो ये है यूएसए। अगला, निम्नलिखित में से किन देशों के जज को लोग निर्वाचित करते हैं, नीचे दिए गए कूट में बताए। इसका आंसर ये गलत था। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों के न्यायालयों की न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है, पूछा जा रहा। ठीक है, तो यूएसए का है, ये हमें पता है। भारत का भी हमें पता है। तो ये हो जाएगा ये सेकंड और थर्ड, यानी फ्रांस और यूके। तो ठीक है, बाकी के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराएंगे। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।